हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 1, जिसमें स्टडी करने वाले हैं स्टेप्स फॉर सोल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स को बनाया कैसे जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है। 4 स्टेप्स मैं बताऊंगा, जिसके बेसिस पर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। बस स्टेप वाइज समझने की ज़रूरत है। स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नज़र ये देख लेते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे क्या होता है, उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे ये क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, उसके बाद स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये हम लोग इसमें लिखेंगे। 4 स्टेप्स होता है, चारों स्टेप्स पहले मैं लिखाऊंगा, उसके बाद उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। 2 से 3 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे उसके बेसिस पर, बिल्कुल सीखते हुए इजी तरीका से, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपसे न्यूमेरिकल बनने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि कोई बॉडी या तो रेस्ट में रहता है, नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगकर उसके स्टेट को चेंज नहीं करे। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में रहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगकर उसके स्टेट को चेंज नहीं करे। तो इसको नोट डाउन कर लो आप। अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट or moves with constant velocity. Unless it is compelled to change that state by forces impressed on it। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई बॉडी रेस्ट में रहता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग करके उसके स्टेट को चेंज नहीं करे। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें आप लिख लो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also called law of inertia। law of inertia, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम लोग को जानना होगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये आप लिखकर डैश दो। लीनियर मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी is called its
लीनियर मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ये होता है लीनियर मोमेंटम। तो मास स्केलर है और भी वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, तो प्रोडक्ट मिलेगा वेक्टर। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये याद रखना है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is in the direction of velocity vector। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है और जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, तो p इज इक्वल टू m इंटू वी। मास इंटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम, और यूनिट ऑफ मोमेंटम होगा kg मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ p, तो ये होगा kg मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड भी होता है। इसमें आप सेकेंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फोर्स हो जाता है, जिसका यूनिट न्यूटन होगा, इनटू सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड भी इसका यूनिट होता है। आप याद रख सकते हो, इसका दूसरा यूनिट याद रख सकते हो, और न्यूटन सेकेंड ये भी आप याद रख सकते हो, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग कर लो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम, जिसको डेल्टा पी से डिनोट किया जाएगा। तो ये होता है फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंट, इसी को चेंज इन लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। डेल्टा पी ये हो जाएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, यही होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। डेल्टा पी फाइनल लीनियर मोमेंटम को आप P2 से डिनोट कर सकते हो, इनिशियल को P1 से डिनोट कर लो। P2 को आप लिख सकते हो mv2 माइनस P1 को आप लिख सकते हो mv1, और m अगर आप कॉमन ले लोगे तो v2 माइनस v1 हो जाएगा। ये हुआ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब आप हेडिंग कर लो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हेडिंग कर लो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के चेंज का रेट यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, लीनियर मोमेंटम के चेंज का रेट यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी को आप क्या पढ़े एम वी टू माइनस वी वन, एम वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एम ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, v माइनस यू बाई टी आप इसको समझ सकते हो। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन को फोर्स कहा जाता है, यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकम्स इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें आप लिख लो हेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
of a body becomes equal to the force acting on the body. This is known as न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. आप इसमें लिख सकते हो दिस इज नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये आप लिख लो, लॉ ऑफ मोशन, ये आप लिख लेना. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसी को कहा जाता है. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज. ये आपको याद रखना. एक्शन रिएक्शन फोर्सेज acts between two different bodies. दो डिफरेंट बॉडीज के बीच काम करता है एक्शन रिएक्शन का फोर्स. इसको एक फिगर से समझते हैं. आप मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है m मास का, एक बॉडी है A और उसके आगे एक दूसरा बॉडी है B. इस पर फोर्स एक अप्लाई किया जाता है F. स्मूथ सरफेस पर दोनों ब्लॉक रखा हुआ है. तो जब आप A पर F फोर्स अप्लाई करते हो तो A के कारण B पर फोर्स काम करने लगेगा और दोनों बॉडी एक्सेलरेशन से चलने लगेगा. तो दोनों बॉडी का आप FBD ले लो, फ्री बॉडी डायग्राम. दोनों बॉडी का आप FBD ले लो, फ्री बॉडी डायग्राम. FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम. बॉडी A और दूसरा बॉडी B. जो जो फोर्स काम कर रहा है वो आप शो करो. जैसे इस पर F फोर्स बाहर से लगाया गया है, A के कारण फिर B पर फोर्स लगेगा. इस फोर्स को आप लिख लो FBA. और न्यूटन थर्ड लॉ यही काम करता है. A अगर B पर फोर्स लगाता है टू द राइट तो न्यूटन थर्ड लॉ से BA पर लगाएगा फोर्स टू द लेफ्ट, FAB. FBA इसको कहेंगे फोर्स ऑन B बाय A, ये कहेंगे. और FAB को क्या कहेंगे? फोर्स ऑन A बाय B. और ये दोनों फोर्स अपोजिट टू ईच अदर होगा. यही दोनों एक्शन रिएक्शन का फोर्स है. A इस पर एक्शन किया है B पर तो B रिएक्शन किया है FAB के रूप में. एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक्ट बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी, जो कि आप फिगर में देख रहे हो. इस पर F लगाया गया था. उसके बाद देखो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा. इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट. यानी आप यहाँ से लिख सकते हो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA. यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. FAB इज इक्वल टू माइनस FBA.
यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ये माइनस क्या बताता है कि दोनों फोर्स अपोजिट टू ईच अदर है। इसमें दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब समझना है आपको कि एफ ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा एफ बी ए के मैग्नीट्यूड, दोनों साइड में मॉड लगाया हूँ, माइनस का मॉड पर मैग्नीट्यूड सेम और फिर डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, ये दोनों चीज़ याद रखना। डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। बेटा जिनको नीट का तैयारी करना है, जिनको न्यूमेरिकल मैन बनाना फोकस है, तो वो आप यहाँ तक के वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, स्क्रॉल करके आप आगे बढ़ो। और मेन जो आपका इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो है, हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मेन फोकस हम लोगों का इस पर है। तो स्टेप्स लिख लेते हैं, 4 स्टेप हम लोग ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप लिख लो show the direction of acceleration of each body by considering its motion relative to inertial frame of reference, फर्स्ट स्टेप ये याद रखना कि सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन शो कर देना है प्रत्येक बॉडी का। दूसरा स्टेप आप याद रखो, टेक ऑल बॉडीज सेपरेटली एंड शो all the forces acting on each body। ये दूसरा स्टेप में याद रखना है कि सारे बॉडी को अलग अलग सेपरेट कर लो, यानी FBD बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम, और शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच बॉडी। प्रत्येक बॉडी पर जो जो फोर्स काम कर रहा है वो आप शो कर दो। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आपको याद रखना है, इफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी is not parallel or not anti-parallel or not perpendicular to the direction of acceleration, direction of acceleration, then resolve it into two rectangular components।
rectangular components one along the direction of acceleration and other perpendicular to it. अदर परपेंडिकुलर टू इट। ये तीसरा स्टेप, ये याद रखना है। तीसरा स्टेप में मैं लिखा हूँ कि अगर कोई फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होता है तो उसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेना है। वन एलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लेंगे और अदर कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये याद रखेंगे। चौथा स्टेप, ये लास्ट स्टेप है, इसमें लिख लेना है राइट इक्वेशंस फॉर ईच बॉडी फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन and solve them to get the desired result। चौथा स्टेप में मैं लिखा हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिख लेना है सारे बॉडी का अलग अलग, और उसके बाद फिर सोल्व करना है उसको, जो पूछा जाएगा वो फिर हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना। अब इसके बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल आप कर लो नंबर 1। इसमें आप ले लो कि दो बॉडी है ए और बी। ए पर एक बाहर से फोर्स लगाया जाता है 40 न्यूटन का। 40 न्यूटन का फोर्स ए पर बाहर से अप्लाई किया जाता है और ये स्मूथ सरफेस है। इसमें पूछा जाता है कि दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन आप फाइंड कीजिए जब ए का मास 15 kg हो और बी का मास ऑफ बी mb ये 5 kg। मैं यहाँ पर लिया हूँ ए का मास 15 kg, बी का मास 5 kg, और इसमें पूछा जाता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी। प्रत्येक बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए एंड फोर्स बिटवीन बॉडीज ए एंड बी। ए और बी के बीच फोर्स फाइंड कीजिए बिटवीन बॉडीज ए एंड बी। एक्सेलरेशन फाइंड करना है और ए के कारण बी पर, यानी ए और बी के बीच क्या फोर्स काम करेगा वो फाइंड करना है। सबसे पहले पहला स्टेप हम लोग पर है कि एक्सेलरेशन शो कर देंगे। तो अगर ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर है तो वो देखेगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है और जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स काम करेगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन दोनों का बॉडी का टू द राइट हो जाएगा। पहला स्टेप यही है, एक्सेलरेशन शो कर देना। तो एक्सेलरेशन शो कर दिए। दूसरा स्टेप में लिखाए हैं कि जो बॉडी है उसका FBD ले लेना है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी ए है और बॉडी बी है, इसका क्या ले लेना है, FBD ले लेना है, फ्री बॉडी डायग्राम। और जो फोर्स काम कर रहा है उसको शो कर देना है। सेकेंड स्टेप यही, फ्री बॉडी डायग्राम ले लेना है, जो फोर्स काम कर रहा है वो, जिसे इस पर फोर्स काम कर रहा है 40 न्यूटन का,
इसको शो कर देंगे। ए के कारण बी पर फोर्स काम करेगा, इसको आप मान लो एफ, न्यूटन थर्ड लॉ से बी के कारण ए पर फोर्स काम करेगा, ये भी एफ होगा। मतलब ए जितना फोर्स लगाएगा बी पर, न्यूटन थर्ड लॉ से बी भी उतना ही रिएक्शन करेगा ए पर। एक्सेलरेशन फिर से आप दिखा दो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दोनों बॉडी का। थर्ड स्टेप इसमें लागू नहीं होगा क्योंकि कोई भी फोर्स या तो पैरेलल है नहीं तो एंटी पैरेलल। ये देखो एक्सेलरेशन के पैरेलल है ये वाला फोर्स, और एफ फोर्स एक्सेलरेशन के एंटी पैरेलल। फिर यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन के पैरेलल। तो स्टेप में मैं थर्ड स्टेप में मैं क्लियरली लिखा दिया हूँ कि अगर कोई फोर्स पैरेलल, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होता है तब उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप लागू नहीं होगा। फोर्थ स्टेप में लिखाया हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिख लेना है। तो फॉर बॉडी ए के लिए आप लिख लो, फॉर बॉडी ए के लिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हो, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ से आप लिख सकते हो नेट फोर्स टू द राइट, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखा जाता है। नेट फोर्स टू द राइट, बिल्कुल इजी तरीके से समझना है। नेट फोर्स टू द राइट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन टू द राइट, राइट के डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टू द राइट। ये न्यूटन सेकेंड लॉ से इक्वेशन जो लिखाएगा राइट के डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 40 माइनस एफ। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है वो ड्राइविंग फोर्स होता है। क्या होता है बेटा? ड्राइविंग फोर्स, यानी वो ले जाने वाला फोर्स है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स रहता है वो उसके मोशन का अपोज करता है, इसलिए नेट फोर्स हो जाएगा 40 माइनस एफ, यानी ये ले जाने वाला फोर्स और माइनस अपोजिंग फोर्स, यही हो जाएगा नेट फोर्स। इज इक्वल टू मास ए का लिखना है इनटू एक्सेलरेशन, यही हो गया एक इक्वेशन। फिर फॉर बॉडी बी के लिए आप लिख लो फॉर बी। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बी के लिए नेट फोर्स टू द राइट, तो नेट फोर्स टू द राइट हो जाएगा एफ। लैंग्वेज मैं यहाँ लिखा दिया हूँ, इसी बेसिस पर लिखना है। लिखना चाहते तो लिख लो नेट फोर्स टू द राइट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन टू द राइट। तो नेट फोर्स टू द राइट हो जाएगा एफ, क्योंकि एक ही फोर्स है जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में काम कर रहा है। अपोजिंग फोर्स नहीं है तो वो जीरो हो गया। फोर्स इज इक्वल टू मास बी का इंटू एक्सेलरेशन ए, ये इक्वेशन 2। और दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर दोगे तो माइनस एफ प्लस एफ कट जाएगा और लेफ्ट साइड हो जाएगा 40 इक्वल्स टू राइट साइड हो जाएगा एम ए प्लस एम बी, इनटू में ए कॉमन, ए हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से आप ए लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय हो जाएगा एम ए प्लस एम बी। तो आप इसको फॉर्मूला के तरह से भी याद रख सकते हो। नेट अनबैलेंस फोर्स बाय टोटल मास, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। एफ क्या है? अनबैलेंस फोर्स, अब बाय टोटल मास, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे 40 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो a इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5, 40 डिवाइडेड बाय 20, 22 जा 40, 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपको चाहिए f का वैल्यू, तो सेकेंड इक्वेशन से आप f निकाल सकते हो। सेकेंड में पूछा जा रहा था फोर्स बिटवीन बॉडीज a एंड b, a और b के बीच फोर्स, तो a और b के बीच फोर्स है f, तो f आप सेकेंड इक्वेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हो। f इक्वल्स टू एम बी इंटू ए, एम बी है 5 और a है 2, ये 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम आगे देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम लोग ले लेते हैं 3 बॉडीज, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। मैं 3 बॉडीज लिया हूँ और ए पर आप फोर्स अप्लाई कर दो 80 न्यूटन का। और यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी। ये कैलकुलेट कर ईच बॉडी, प्रत्येक बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करें। फिर फोर्स एंड फोर्स बिटवीन बॉडीज ए एंड बी एंड बिटवीन बॉडीज बी एंड सी। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ए और बी के बीच का फोर्स फाइंड करना है, बी और सी के बीच का फोर्स फाइंड करना है। स्टेप्स आप अप्लाई करो तो सबसे पहले एक्सेलरेशन शो कर देंगे, जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन शो कर देंगे। सेकेंड स्टेप में मैं लिखा हूँ कि एफ बी डी ले लेना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो 3 बॉडी है तो तीनों का आप एफ बी डी ले लो, ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तीनों बॉडी का मैं मास यहाँ ले लेता हूँ कुछ, जैसे मास ऑफ आप ए ले लो, मास ऑफ ए आप ले लो 20 kg, मास ऑफ बी आप ले लो 15 kg और मास ऑफ सी ले लो 5 kg। ये आप ले लो। तीनों बॉडी का एफबीडी ले लेना है। उसके बाद तीनों पर जो जो फोर्स काम कर रहा है उसको शो कर देना है। जैसे इस पर 80 न्यूटन का लग रहा है तो 80 न्यूटन आप शो कर दो। ए के कारण बी पर लगेगा, इसको आप ले लो F1, बी ए पर F1 लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद बी के कारण सी पर लगेगा, वो आप ले लो F2। तो न्यूटन थर्ड लॉ से सी के कारण बी पर लगेगा F2, ये लगेगा। एक्सेलरेशन टू द राइट है, आप यहाँ दिखा दो, टू द राइट है एक्सेलरेशन, टू द राइट है। इक्वेशन लिखना है, जैसे आप ए के लिए इक्वेशन लिखोगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स फॉर ए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा 80 माइनस F1। ये फोर्स है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा मास ए का इनटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। फिर फॉर बी, बी के लिए आप लिखो तो ये हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स F1, F2 हो जाएगा अपोजिंग फोर्स, तो बी के लिए लिखा जाएगा F1 माइनस। इसी तरीके से आपको लिखने के लिए सीख लेना है, F1 माइनस F2 मास बी का इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 2। उसके बाद फॉर सी, सी के लिए आप लिख लो, तो सी पर एक ही फोर्स काम कर रहा है जो कि ड्राइविंग फोर्स है, इसका कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो डायरेक्ट F2 इज इक्वल टू MC इंटू ए, इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशन लिख लेना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को जब आप ऐड करोगे तो माइनस F1 प्लस F1 कट जाएगा, माइनस F2 प्लस F2 कट जाएगा। लेफ्ट साइड आपको बचेगा 80 इक्वल्स टू इधर तीनों मास का सम, फिर कॉमन लेके एक्सेलरेशन ए। ऐड करने से जो आपको मिलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 80 इक्वल्स टू ये हो जाएगा MA प्लस MB प्लस MC इनटू हो जाएगा A, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको A मिल जाएगा 80 डिवाइडेड बाय MA प्लस MB प्लस MC। इसको आप याद भी रख सकते हो, अनबैलेंस फोर्स बाय टोटल मास का सम, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा
एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा 80 डिवाइडेड बाय ये 20 प्लस 15 प्लस 5, ये मास लिया हूँ, 80 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर F1 F2 निकालना, ए और बी के बीच का फोर्स F1 है, यहाँ पर देखो फिगर में ए और बी के बीच का फोर्स F1 है, F1 आपको मिल जाएगा इक्वेशन 1 से, यहाँ से F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस MA इंटू ए, F1 इक्वल्स टू हो जाएगा 80 माइनस MA इंटू ए, तो 80 माइनस MA है 20 और एक्सेलरेशन 2, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 40 यानी 40 न्यूटन। F1 का वैल्यू 40 न्यूटन। F2 निकालना है तो थर्ड इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, F2 इज इक्वल टू MC इंटू ए, F2 इज इक्वल टू MC इंटू ए, C का मास है 5, A है 2, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ब्लॉक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, दूसरा ब्लॉक, फिर स्ट्रिंग से ये तीसरा ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ये ब्लॉक सी, और इधर मैं 60 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। मास ऑफ बॉडी ए आप ले लो 15 kg, मास ऑफ बॉडी बी आप ले लो 10 kg, और मास ऑफ बॉडी सी आप ले लो 5 kg। इसमें पूछा जाता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी, और फिर पूछा जाता है ऑल्सो कैलकुलेट टेंशन in the string between A and B and between B and C, यानी ए और बी के बीच जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन का फोर्स पूछ रहा है। तो टेंशन आप मान लो स्ट्रिंग में T1 इसमें, और फिर बी और सी के बीच जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन पूछ रहा है, इसमें मान लो T2, यानी T1 T2। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन टू द राइट होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है, तीनों ऑब्जेक्ट टू द राइट चलेगा। ए निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन शो कर देना है, तो एक्सेलरेशन तो आप देख रहे हो टू द राइट काम कर रहा है, तीनों ऑब्जेक्ट टू द राइट चलेगा, फर्स्ट स्टेप यही है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम लेना है, तीनों का FBD आप ड्रॉ कर लो, तो मैं यहीं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये मैं C दिखा रहा हूँ यहाँ पर,
सी, दूसरा ब्लॉक है बी, और तीसरा ब्लॉक है ए बी सी। जो ये FBD ले लिया और जो जो फोर्स काम कर रहा है वो शो करना है। तो ए पर 60 न्यूटन का फोर्स टू द राइट ये दिखा देना है। उसके बाद ये अपोज करेगा इसके मोशन का, ये चाहेगा कि ए को नहीं जाने दें, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग में टेंशन का फोर्स जो मैं T1 लिया हूँ ये T1 दिखा देना। और यहीं पर न्यूटन थर्ड लॉ से B के कारण A पर अपोजिंग फोर्स T1 इधर टू द लेफ्ट काम किया है, तो B पर काम करेगा यही T1 टू द राइट, बस ऐसे समझना। उसके बाद C चाहेगा कि B को नहीं जाने दें, तो B पर अपोजिंग फोर्स इधर लगाएगा T2, और न्यूटन थर्ड लॉ से इस पर काम करेगा T2। तो ये मैं फोर्स दिखा दिया। तीनों का एक्सेलरेशन टू द राइट है, तो एक्सेलरेशन भी मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ टू द राइट। तीसरा स्टेप इसमें लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि जो फोर्स यहाँ पर है या तो एक्सेलरेशन के पैरेलल है, नहीं तो एंटी पैरेलल है, तो इसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर सकते। चौथा स्टेप इक्वेशन लिखना है, सोल्व करना है। तो अच्छा, यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लो, टेंशन जो दिखाया जाता है स्ट्रिंग में, टेंशन का फोर्स वो दिखाया जाता है अवे फ्रॉम द ब्लॉक। जैसे ए पर इधर स्ट्रिंग है तो ए से अवे टेंशन T1, फिर बी पर इधर स्ट्रिंग है तो टू द राइट, बी पर लेफ्ट साइड भी स्ट्रिंग है तो टू द लेफ्ट टेंशन काम करेगा, सी पर टू द राइट स्ट्रिंग है तो टू, हमेशा बाहर की तरफ टेंशन फोर्स लगता है, हमेशा अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ये याद रखना है। उसके बाद इक्वेशन लिखो। ए के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा 60 माइनस T1 इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन। ड्राइविंग फोर्स है 60 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स है T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ए के लिए लिखा जाएगा, तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए के लिए लिखा जाएगा 60 माइनस T1 इज इक्वल टू, ए का मास कितना है 15 kg, तो 15 इंटू ए, ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन लिखने आपको मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए बस अब डायरेक्ट लिखना है। बी के लिए लिखाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू MB इंटू ए, T1 माइनस T2 ये हो जाएगा T1 माइनस T2। मास बी का है 10 kg, तो 10A लिखा जाएगा दूसरा इक्वेशन। फिर सी के लिए लिखाएगा सिर्फ T2 है इस पर, तो T2 इज इक्वल टू का मास है 5, तो 5, यही 3 इक्वेशन आएगा। तीनों इक्वेशन को जब आप ऐड कर दोगे तो माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 कर जाएगा। लेफ्ट साइड बचेगा 60, राइट साइड एज होगा 15, 10, 25, 5, 30 यानी 30A लिखा जाएगा, और ए यहाँ से आपको मिल जाएगा 60/30 यानी 30 दूना 60। एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, उसका यही एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको T1 T2 चाहिए, तो T1 इससे निकल जाएगा, यहाँ से फ्रॉम 1 से आपको T1 निकल जाएगा, T1 आप निकल लो, T1 इक्वल्स टू लिखा जाएगा, ये T1 इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस 15A ये हो जाएगा 60 माइनस 15A। ए कितना आया है 2, यानी 60 माइनस 30 कितना 30 न्यूटन, ये आ गया T1 का वैल्यू। T2 निकालना है तो T2 निकल जाएगा इससे, T2 इज इक्वल टू 5A, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5A, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, T2 इक्वल्स टू 5A, ए आया है 2, तो 5 2 जा 10 न्यूटन ये आ जाएगा। तो इस तरीके से टेंशन का फोर्स हम लोग स्ट्रिंग में निकालते हैं। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद इन करूँगा जिसमें थर्ड स्टेप भी लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 4, और इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लिनेशन है थीटा।
इस पर एक ब्लॉक को रख दिया जाता है, एम मास के ब्लॉक को रख दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा, यानी ये नीचे की तरफ फिसल करके नीचे आ जाएगा, तो किस एक्सेलरेशन से आएगा। तो इस पर फोर्स आप शो करो, एक्सेलरेशन तो आप दिखा ही दिए, एक ही ब्लॉक है एम, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो यही हो जाएगा। अब इस पर फोर्स शो करना है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ए इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन बताना है। तो इस पर फोर्स शो करो, तो फोर्स एक mg काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स काम करता है जो सरफेस लगाता है परपेंडिकुलरली, उसको n से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर देखो ये फोर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो इसको कुछ नहीं करना है। ये फोर्स mg एक्सेलरेशन के साथ देखो जो एंगल बना रहा है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी 90 से छोटा एंगल। ये mg जो एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 से छोटा, 90 माइनस थीटा। तब हम लोग क्या करेंगे, mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट लेना है एक्सेलरेशन के अलोंग, यानी इधर इस डायरेक्शन में, और एक लेना है परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, यानी स्टेप 3 में मैं यही चीज़ लिखाया कि अगर कोई फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल, एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होता है तो उसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर देना है। एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन के अलोंग लेना है, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। कंपोनेंट लेने का तरीका होगा, ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, यहाँ भी ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। और कंपोनेंट लेने का तरीका है, जिधर ये थीटा एंगल बना रहा है उधर कॉस ले लेंगे, यानी mg कॉस थीटा इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर ले लेंगे mg साइन थीटा। क्या याद रखना है, जिधर एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, ऐसे याद रखेंगे। अब आप देखो इस ब्लॉक पर यही फोर्स काम कर रहा है mg साइन थीटा, जिसके कारण ये नीचे आ रहा है। तो ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हो, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या पढ़े, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, लिखेंगे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन। नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन हो गया mg साइन थीटा, mg साइन थीटा मास इनटू एक्सेलरेशन, m कट जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू g। किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, g साइन थीटा के एक्सेलरेशन। तो आज लेक्चर बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा बेटा, कमेंट करके आप बताओ। थैंक यू फॉर वाचिंग।